नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राज सत्ता एक्सप्रेस में। दोस्तों, हमारा संविधान हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे पर अपनी राय कायम करना और उस राय को व्यक्त करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हम जिस दौर में हैं, वहां पर हम ज्यादातर ये पाते हैं कि तमाम विषयों पर हम लोगों को राय व्यक्त करते तो देखते हैं, लेकिन उस विषय की जानकारी उन लोगों को नहीं होती। एक भीड़ चाल जैसा माहौल हमें दिखता है, जिसमें विरोध के नाम पर विरोध और समर्थन के नाम पर समर्थन होता दिखता है। लेकिन ये ना तो समाज के हित में है, ना देश के हित में है। ऐसे में राज सत्ता एक्सप्रेस ने एक ऐसा सिलसिला शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें तमाम ज्वलंत मुद्दों पर हम आपके समक्ष जो उनकी वास्तविक स्थिति है, किस बात का क्या मतलब है, ये समझाएं। और इस प्रयास में हमारे सहभागी बने हैं जाने माने अधिवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता और पीआईएल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले अश्वनी उपाध्याय जी। अश्वनी जी, सबसे पहले तो आपका राज सत्ता एक्सप्रेस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, एक मुद्दा हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का भी एक सनातन पार्ट है। लेकिन जब हम जिक्र करते हैं कॉमन सिविल कोड का, समान नागरिक संहिता का, तो एक ऐसा माहौल बनता है, ऐसा साउंड करता है कि ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई काम होने जा रहा है, ये किसी समुदाय विशेष के खिलाफ कोई काम होने जा रहा है। समान नागरिक संहिता क्या है? अश्विनी जी, सब पे हम समझते हैं कि पहले आप हमें यह बताइए कि कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या है। पंकज जी, पहले तो आपके दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि संविधान का मतलब क्या है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। हम सब लोगों ने प्राइमरी में पढ़ा हुआ था, समधन विधान बराबर संविधान। यानी ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। तो हमने जो संविधान बनाया भारत में, उसकी जो मूल भावना है समता, समानता, सामाजिक समरसता, सबको समान अवसर, ये चार मूल भावना है। कि भले ही भारत का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ है और पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बन रहा है, लेकिन हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, बल्कि हम भारत को एक पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष देश बनाएंगे। इसीलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 14 कहता है सब कानून की नजरों में बराबर है। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा। और आर्टिकल 44, जिसकी बात आज आपने रखा हुआ है जिस विषय को, आर्टिकल 44 उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। वो कहता है समान नागरिक आर्टिकल 44 कि शादी विवाह से संबंधित जितने भी विषय हैं, मेंटेनेंस का विषय है, भरण पोषण का विषय है, आपका गोद लेने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, शादी विवाह की जो उम्र है, ये सब समान होगी, ये अलग अलग नहीं होगी। यानी जेंडर न्यूट्रल होगी और रिलीजन न्यूट्रल होगी, दोनों तरीके से होगी। दुर्भाग्यवश ये भारत का संविधान पिछले 70 साल में 125 बार बदला जा चुका। ये भारत का संविधान सुप्रीम 125 बार बदला ही नहीं गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 5 बार फैसले भी बदले जा चुके, लेकिन ये संविधान 100% आज तक लागू नहीं हुआ। अभी भी लगभग 25% संविधान बचा हुआ है, जो देश की एकता अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स, स्यूडो सेकुलरिज्म के चक्कर में संविधान की जो मूल आत्मा है, जिसको लागू करने से देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, सबको समान अवसर मिलेगा, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी आएगी, वो पार्ट छोड़ दिया गया। तो समान नागरिक संहिता का मतलब यह हुआ पंकज जी कि शादी विवाह की उम्र समान होनी चाहिए। अब शादी हो गई, शादी के बाद क्या होता है, कभी कोई संबंध टूटते हैं। तो समान नागरिक संहिता यह कहती है कि जो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स होगा, विवाह विच्छेद का आधार होगा, जो तलाक का आधार होगा, वो भी जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होगा। ऐसा नहीं हिंदू के लिए अलग ग्राउंड है तलाक का, मुस्लिम्स के लिए अलग ग्राउंड है तलाक का, क्रिश्चियन के लिए अलग है, पारसी के लिए अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन आज में है। तीसरा ये कहता है कि जब तलाक भी हो गया, तब उसके बाद ये होता भाई मेंटेनेंस। तो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है आर्टिकल 44 कि जो मेंटेनेंस होगा, जो भरण पोषण होगा, जो गुजारा भत्ता होगा, ये भी रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। यानी महिला पुरुष का भेदभाव नहीं करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई का भेदभाव नहीं करना चाहिए।
लेकिन 70 साल के बाद भी जो मेंटेनेंस है, मुस्लिम्स में अलग चल रहा है, हिंदू में अलग चल रहा है, पारसी में अलग चल रहा है और क्रिश्चियन में अलग चल रहा है। मैं ये कह रहा था, ये आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसको हिंदी में कहते हैं नीति निर्देशक तत्व, और बहुत साफ साफ हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट के बराबर है, ये फंडामेंटल राइट से कम नहीं होगा। इसको ये सरकार के लिए दिशा निर्देश है, मतलब इस संविधान हमारी सरकारों को निर्देश देता है कि आप इसको लागू करो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दो बात होती पंकज जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जितने भी आपके आर्टिकल हैं, आपका आर्टिकल 47, 48, 49 या आर्टिकल 37 से लेके 50 तक जितने भी आर्टिकल हैं, इसको केंद्र भी लागू कर सकता है और राज्य भी लागू कर सकता है। और बहुत कम लोगों को पता है कि भारत के एक राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड 1965 से चल रहा है, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से नहीं 1965 से चल रहा है। और मैं तो यही कहता हूं कि केंद्र सरकार, कोई जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल केंद्र सरकार बनाए, क्योंकि आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करना केंद्र और राज्य दोनों के पास अधिकार होता है, इसलिए चाहे तो राज्य भी वो गोवा मॉडल अपना के अपने यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हैं। अदरवाइज केंद्र सरकार अमेरिका का यूनिफॉर्म सिविल कोड देख सकता है, आपका यूके में है, फ्रांस में है, जर्मनी में, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाइना में है, हर जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हर जगह जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल कानून चल रहा है। मुझे लगता है केंद्र सरकार उसको भी लागू कर सकती है। तो एक तो इसमें यह बात स्पष्ट हुई कि समान नागरिक संहिता हमें उस ओर ले जाती है जहां पर विवाह के बाद यदि संबंध विच्छेद होते हैं तो, और संबंध विच्छेद होने के बाद जो भरण पोषण की स्थिति बनती है, तो वहां पर ये एक समान कानून हो, एक विवाह की उम्र भी एक समान होनी चाहिए, वो भी धर्म के आधार पे अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो जहां तक मुझे साउंड किया कि ये समझ में आया कि समान नागरिक संहिता लागू होने से सर्वाधिक सुरक्षित अगर कोई होगा तो वो हमारी महिलाएं होंगी, आधी आबादी के हित में ये ज्यादा लगता है। अब मेरा दूसरा सवाल अश्विनी जी ये है कि समान नागरिक संहिता यदि गोवा ने लागू कर लिया, राज्य लागू कर सकते हैं, तो आज तक 70 वर्षों बाद इसमें गतिरोध क्या है? आप क्या पाते हैं कि इसको लागू करने की हिम्मत सरकारें क्यों नहीं कर पाती? देखिए, गोवा ने इसलिए लागू किया कि गोवा में पहले से लागू था। गोवा पहले पुर्तगालियों के अंडर में था, तो पुर्तगालियों ने जो उनके यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है पुर्तगाल में, उसको यहाँ गोवा में भी लागू कर दिया था। अच्छा, जब गोवा भारत के पास आया तो वो अलग नहीं हुआ, वो कंटिन्यू चलता रहा, उसमें कोई चेंज नहीं, उसका नाम बदल गया उस कोड का, लेकिन वो गोवा सिविल, पहले वो पुर्तगाल सिविल कोड था, अब गोवा सिविल कोड हो गया, लेकिन वो कंटिन्यू है। इसलिए गोवा में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई सबको एक ही तरीके से आपको तलाक लेना होता है, सबका आपका सक्सेशन राइट कॉमन है, आपकी संपत्ति का अधिकार कॉमन है, ये सारा कॉमन है। विषय ये है कि देखिए, पहली बात तो कुछ लोगों को लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हिंदू अपने मंदिर में शादी नहीं कर पाएगा, या मुस्लिम जाके निकाहनामा नहीं पढ़ पाएंगे, या सिख जाके अपने गुरुद्वारे में शादी कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। शादी विवाह कैसे होगा इसका इससे कोई लेना देना नहीं। आप अपनी मर्जी से जैसे 7 फेरे करते रहिए, जैसे आप नमाज पढ़ते रहिए, जैसे आप गिरजाघर में शादी करते हो वैसे करिए, जैसे आप गुरुद्वारे में करते तो वैसे करिए। इसका इससे कोई लेना देना नहीं। इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का लेना देना शुरू होता है शादी के बाद। एक तो शादी की उम्र समान होनी चाहिए, वहां से शुरू। दूसरा, शादी आपको जैसे करना है कर लीजिए, लेकिन शादी के बाद अगर आप संबंध आपका टूटेगा तो उसका ग्राउंड कॉमन होगा, तलाक का अधिकार समान होगा, विवाह की उम्र समान होगी, भरण पोषण गुजारा भत्ता समान होगा, पैतृक संपत्ति का जो अधिकार है वो समान होगा, गोद लेने का अधिकार समान होगा। मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल बता रहा हूं जो आज चल क्या रहा है। मिनिमम एज ऑफ मैरिज, पहली बात तो 125 देशों में यूनिफॉर्म है। हमारे देश में क्या हो रखा है, लड़की की 18 है, लड़के की 21 है। अब 18 साल लड़की का मतलब है पंकज जी को 12वीं कर पाएगी। WHO कहता है कि 21 साल के पहले शादी करना बहुत ही नुकसानदायक है। अगर 21 साल के पहले लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी तो वो जच्चा बच्चा, माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक है। और हमारे यहाँ जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स कहते हैं कि 21 साल में ही मेच्योरिटी आती है। लड़का हो या लड़की, वो 21 साल में मेंटली मेच्योर हो पाता है। लड़का हो या लड़की, 21 साल में वो फिजिकली मेच्योर हो पाते हैं। तो जब
18 साल में लड़की न मेंटली मैच्योर है, न फिजिकली मैच्योर है, WHO कहता है बहुत ही नुकसानदायक है, तो फिर हम 18 साल क्यों लेके चल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हमें बड़ा तकलीफ ये है कि जो अपने आप को नारीवादी कहती हैं, जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं, जो महिला अधिकारों की बात करती हैं, जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं या करती हैं, वो लोग कभी इसकी बात नहीं करते। सबसे बड़ा मानवाधिकार तो यही है कि शादी विवाह के मामलों में बराबरी हो जाए। सबसे बड़ा ह्यूमन राइट का इशू तो यही है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ह्यूमन राइट का इशू है, ये सिविल राइट का तो है ही है, लेकिन ह्यूमन राइट का इशू है। अच्छा, दूसरा, अब चलो बाकियों में तो 18-21 है, लेकिन मुस्लिम्स में वो भी नहीं है। मुस्लिम्स में क्या किया, उनके जो पर्सनल लॉ में वो कहता है कि जब पीरियड शुरू हो गए, प्यूबर्टी हो गई, मतलब जब आपकी माहवारी शुरू हो गई, तो लड़की की शादी हो सकती है। भैया पीरियड्स तो आज की रेट में 10 साल, 11 साल, 12 साल की बच्चियों का जाते हैं। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? ये भारत सेकुलर किस बात का है? केवल नाम का सेकुलर है क्या? सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है बराबरी का अधिकार। सेकुलर तब कहलाएगा भारत जब इसमें महिला जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल कानून बनेगा। इसका मैं दूसरा आपको एग्जांपल बताता हूं, तलाक का अधिकार। तलाक का अधिकार भी सबका अलग अलग है, हिंदू का अलग, मुस्लिम्स का अलग, पारसी का अलग और ईसाई का अलग, बिल्कुल अलग चल रहा है। आज की डेट में हमारे मान लीजिए 4 बेटियां हैं, और 4 बेटी में से एक मुस्लिम से करे, एक हिंदू से करे, एक पारसी से करे और एक ईसाई से करे। जब तक वो मेरे घर में है, उन चारों का अधिकार बराबर है। लेकिन जिस दिन ये चारों बेटियां अलग अलग धर्मों में जाके शादी करके अपने घर जाएंगी, उसी दिन चारों का अधिकार अलग हो जाएगा। ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये संविधान नहीं है, विषम विधान है। ये संविधान काहेगा? संविधान तो हुआ शादी के पहले भी समान, शादी के बाद भी समान। हमने क्या किया, शादी के पहले तो समान, लेकिन अगर हमने हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई में अलग अलग कर दिया तो उसके अधिकार अलग अलग हो गए। ये संविधान नहीं कहता, ये सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब ये हुआ शादी के पहले बराबर अधिकार, शादी के बाद भी बराबर अधिकार। इसी तरीके तो से मेरा जो प्रश्न था अश्विनी जी, जो मेरा प्रश्न था, जो आम जनमानस के विषय में अब तक की चर्चा सुन के आ रहा होगा कि आखिर इसको लागू करने में सरकारें डरती क्यों हैं? देखिए, पहली बात तो कोई भी सरकार जब फैसला लेती है, बहुत ईमानदारी से बताऊं, वैसे तो मैं पॉलिटिक्स में हूं, पॉलिटिशियन हूं, लेकिन बहुत ईमानदारी से बताना चाहूंगा, आम जनता इसको समझ ले कि सरकारें दो ही ग्राउंड पे डिसीजन लेती हैं। या तो कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो पॉलिटिकल पार्टी के लिए, या वोट का बेनिफिट हो पॉलिटिकल पार्टी के लिए। मतलब कोई ज्यादातर निर्णय तब लिए जाते हैं कि उस निर्णय से या तो राजनीतिक लाभ हो या पार्टी को आर्थिक लाभ हो। दो ही तरीका होता है। चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से आर्थिक लाभ तो कोई होने वाला नहीं पार्टी को। दूसरा, राजनीतिक लाभ लोग नफा नुकसान देख रहे हैं। तीसरी बात, इसके बारे में जन जागरूकता नहीं है। जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं, चूंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, वो इसका समर्थन करते हैं, जानते वो भी नहीं है। जो लोग दूसरी पार्टियों के हैं, वो इसका विरोध करते हैं, जानते वो भी नहीं है। जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जिस तरीके से आप चर्चा कर रहे हैं, बाकी चैनल भी, बाकी मीडिया भी अगर ऐसी चर्चा शुरू कर देगा, तो मुझे लगता है कि इसके लिए लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। और सबसे पहले तो सड़कों पर उतरेंगे मुस्लिम्स, सबसे पहले वो उतरेंगे। सबसे पहले सड़कों पे उतरेंगी मुस्लिम बहन बेटियां कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से सबसे जो ज्यादा बेनिफिट होने वाला है वो मुस्लिम बहन बेटियों को होगा। उसके बाद जो बेनिफिट होगा वो पारसी बहन बेटियों को होगा। उसके बाद जो बेनिफिट होगा वो क्रिश्चियन बहन बेटियों को होगा। हिंदू बहन बेटियों को बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने वाला, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट में लगभग मोटा मोटा सब कुछ बराबर है। प्रॉपर्टी का राइट बराबर है, एडॉप्शन राइट बराबर है, गार्जियनशिप राइट बराबर है, सक्सेशन राइट बराबर है, मेंटेनेंस का राइट लगभग बराबर है। केवल शादी विवाह की उम्र में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, उम्र का फर्क है 18 और 21। अश्विनी जी, जैसा आपने कहा, तो मुझे एक तो बात इसमें यह समझ में आई कि नारीवादियों को ये विषय प्रमुखता से अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ नारीवाद के नाम पे संगठन और आंदोलन तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता का वहां पर जिक्र नहीं है। लेकिन अभी इस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से शादी की उम्र को लेकर उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया कि शादी की उम्र समान होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सरकार इस दिशा में सोच रही है? उनके इस बयान को हम समान नागरिक संहिता के प्रति संजीदगी से जोड़ सकते हैं? देखिए पंकज
जी, पहली बात तो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि आज तक हमसे इस विषय पे कोई, बहुत सारी महिला पत्रकार हैं, कोई आज तक चर्चा करने नहीं आया। आप चर्चा कर रहे हैं, मैं चर्चा कर रहा हूं, बाकी मुझसे तो आज इस विषय पे कोई गंभीर चर्चा आज तक कोई किसी ने नहीं करने किया। दूसरी बात, देखिए मैंने पहले पीआईएल फाइल किया था पिछले साल, मिनिमम एज ऑफ मैरिज कॉमन होनी चाहिए, इसमें मैंने पिछले साल पीआईएल फाइल किया था। गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय इसमें पार्टी है, और उन्होंने कोर्ट को यह बताया है कि हमने कमेटी फॉर्म कर दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी कह दिया है। इसका मतलब ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, सरकार भी चाहती है। दूसरा, मैंने पीआईएल फाइल किया है कि सबका ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स समान होना चाहिए, तलाक का अधिकार, विवाह विच्छेद का अधिकार समान होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी सरकार उस पर अपना स्टैंड ले लेगी। हाँ, मेरा यह कहना है पंकज जी, आप अमेरिका की तर्ज पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अब तुरंत नहीं लागू कर सकते। आप यूके की तर्ज पे, जापान की तर्ज पे, फ्रांस की तर्ज पे, जर्मनी की तर्ज पे अगर तुरंत यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू कर सकते तो कम से कम 5 विषय कॉमन कर दीजिए। 5 विषय क्या? पहला, शादी विवाह के उम्र बराबर कर दीजिए, लड़के लड़की की, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई की। दूसरा, मेंटेनेंस बराबर कर दीजिए, महिला पुरुष के लिए भी समान हो, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई के लिए भी समान। तीसरा, आप एडॉप्शन राइट, गार्जियनशिप राइट, यानी गोद लेने का अधिकार, उसका पालन पोषण करने का अधिकार, वो बराबर दे दीजिए। हिंदू को, हिंदू बहन बेटी को भी बराबर दे दीजिए, मुस्लिम को भी, पारसी को भी, ईसाई को। आप प्रॉपर्टी का राइट बराबर कर दीजिए, वो महिला पुरुष को बराबर कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई को बराबर कर दीजिए। इतना आप कर दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू कर सकते, नहीं कर सकते। अदरवाइज आप गोवा का मॉडल पूरे देश में लागू कर दीजिए। गोवा में ऑलरेडी चल रहा है। जब गोवा के लोग हंसी खुशी सब लोग बढ़िया रह रहे हैं, गोवा में हिंदू भी बहुत खुश है, मुस्लिम भी बहुत खुश है, पारसी भी खुश है, और ईसाई भी बहुत खुश है। और सबसे खास बात यह कि गोवा ऐसा राज्य है पंकज जी जहां लगभग बराबर है। ऐसा नहीं वो हिंदू डोमिनेंट राज्य नहीं है, वहां मुस्लिम भी बहुत पर्याप्त मात्रा में है, ईसाई भी बहुत पर्याप्त मात्रा में है, और सब बड़े खुश है। क्रिश्चियन बहुत खुश है, सब बड़े आराम से खुशी खुशी रह रहे हैं। तो मुझे लगता है गोवा मॉडल या तो पूरे देश में लागू किया जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। तो इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें 2 बातें मैं आपसे अंत में और समझना चाहूंगा, जो अपने दर्शकों के लिए। आपने जिक्र किया एडॉप्शन का, गोद का जो अधिकार है वो समान करना चाहिए, और दूसरा आपने एक बात कही हमसे उसकी क्या कहते हैं, तलाक की, कि तलाक का ये थोड़ा सा हमको थोड़ा सा इसको विस्तारित करें कि गोद लेने और तलाक वाले मामले में क्या फर्क है। देखिए, गोद लेने का अधिकार अभी सबको बराबर नहीं मिला हुआ है। हिंदुओं में तो बराबर मिल गया है, लड़की मतलब महिला भी गोद ले सकती है, पुरुष भी गोद ले सकता है। मुस्लिम्स में भी बराबर नहीं है। मुस्लिम्स में क्या किया है पर्सनल लॉ में कि अगर कोई व्यक्ति, पहली बात तो महिला को गोद लेने का अधिकार नहीं है, पुरुष को है। हाँ, और पुरुष भी गोद लेगा लेकिन अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, वो उसका बेटा नहीं कहलाएगा या बेटी नहीं कहलाएगा। तो जब वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, अपना वो जेन्युइन बेटा या बेटी का दर्जा ही नहीं दे सकता, तो कोई व्यक्ति अपना बेटा या बेटी किसी को गोद लेने के लिए क्यों देगा? क्यों देगा? मैं अपना बच्चा आपको तभी दूंगा जब आप उसको अपना बच्चा मानो। मैं अपना बच्चा आपको क्यों दूंगा जब आप अपना पूरा, न उसको प्रॉपर्टी दे सकते हो, न उसको बेटे जैसा मान सकते हो। तो इसलिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई मुस्लिम कपल है, अब उसके पास बच्चा नहीं है, गोद ले नहीं सकता, क्योंकि कोई गोद देने के लिए तैयार नहीं होगा, गोद लेगा तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे पाएगा। अब बेचारा मजबूरी में वहां पे बाई द वे कोई बहन हमारी, कोई मुस्लिम बहन बाज है, उसके बच्चे नहीं हो रहे, तो मजबूरी में वो दूसरी पॉलीगैमी, दूसरा विवाह कर लेता है। बहुविवाह को बढ़ावा मिलता है, बहुविवाह को इससे बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बहुविवाह के ये जो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स है, चाहे आपका एडॉप्शन राइट है, चाहे आपका सक्सेशन राइट है, ये कॉमन होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। उदाहरण के लिए आपने तलाक में सेपरेशन में क्या फर्क आता है धर्म के हिसाब से? सेपरेशन में धर्म के हिसाब से बहुत सारे कमियां हैं। उदाहरण के लिए पारसियों में अगर मान लीजिए पारसी एक गैर पारसी महिला से विवाह करता है जी, तो अगर वो सेपरेट करता है तो उसके पास कोई राइट ही नहीं होता है अपना प्रॉपर्टी का। और अगर सेपरेट नहीं भी होता तो भी उसको बराबरी का अधिकार नहीं मिलता प्रॉपर्टी का। एक बड़ी दिक्कत ये है, सेपरेट नहीं हो रहे हैं तब भी अगर वो पारसी की वाइफ गैर पारसी है तो उसको बराबर अधिकार नहीं मिलता। ऐसे ही आपका क्रिश्चियन में कूलिंग ऑफ पीरियड अलग अलग है।
जैसे हिंदू में अगर मान लीजिए तलाक लेने जा रहे हैं, आज आप पिटीशन फाइल करिए, आपको 6 महीने कूलिंग पीरियड का मतलब सोचने समझने के लिए टाइम दिया जाता है कि भाई आप थोड़ा दोबारा विचार विमर्श कर लीजिए। तो हिंदू में तो 6 महीने है, मुस्लिम्स में कोई कूलिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पारस ईसाई में 2 साल है कि भैया 2 साल तक आज आप तलाक की अर्जी दाखिल करो और 2 साल आप तलाक ही नहीं ले सकते। पता चला दोनों तैयार है, वो दोनों लेना चाहते हैं, पति भी चाहते हैं पत्नी भी चाहते हैं, फिर भी 2 साल तक उनका मामला कोर्ट में पड़ा रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा ये कहना है पंकज जी, इस पे मैं ये नहीं कहता हूं कि क्या अच्छा है क्या बुरा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 5 कमेटी बैठा दीजिए। एक कमेटी विवाह की उम्र बराबर करने पे सबसे चर्चा कर ले, आम चर्चा कर ले, खासतौर पर बहन बेटियों से चर्चा करे। एक कमेटी आप बना दीजिए यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स पे, वो तलाक वो सारे कानून देख ले, हमारे यहाँ 4 कानून चल ही रहे, उसको देख ले। अमेरिका में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, फ्रांस जो डेवलप्ड कंट्री, चाइना में क्या चल रहा है उसको देख ले। उसको देख के एक बढ़िया कॉमन सा यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स बना दे, एक बढ़िया आपका यूनिफॉर्म आपका प्रॉपर्टी राइट बना दे। ये 5 विषय यूनिफॉर्म करना जरूरी है। जब तक नहीं करेंगे तब तक इस भारत को सेकुलर कहना, मुझे लगता है सेकुलर वर्ड को गाली देना है। और सुप्रीम कोर्ट, तो आपको पहले तो ये बधाई कि आपकी जो एक पीआईएल थी विवाह की आयु को लेकर, उस पर जो कमेटी बनाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट से मिले उस पर सरकार सक्रिय है, और जो दूसरी पीआईएल आपने अभी की है जो कर रखी है तलाक के आधार को लेकर, हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही सही, आपके करकमलों से ही सही, धीरे धीरे सही, लेकिन हम लोग समान नागरिक संहिता की ओर कम से कम बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर अश्विनी जी आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैं स्वयं आपको बता रहा हूं कि आपसे बातचीत के बाद मुझे स्वयं इसकी काफी गहन जानकारी हो पाई आज, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी कॉमन सिविल कोड जो कि एक हौवा है, जिसका नाम लेना भी एक तरीके से गुनाह माना जाता है विपक्ष की राजनीति में, उसको समझेंगे और ये भी समझ में आएगा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो वस्तुतः किसका विरोध कर रहे हैं। वो दरअसल अपने आधी आबादी का विरोध कर रहे हैं और मानवाधिकार का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपके साथ ये श्रृंखला शुरू की है जन की बात अश्विनी उपाध्याय के साथ। तो जन की बात अश्विनी उपाध्याय के साथ में अगला सब्जेक्ट हम लेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो भी हमारे यहाँ जो कि एक बहुत बड़ा एक विरोध की राजनीति का आधार है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।